प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था परमाणु संरचना के बारे में, जिसमें आपने परमाणु के ऑर्बिटल्स, उपकोष और कोष का अध्ययन किया था कि कोष किसे कहते हैं, उपकोष किसे कहते हैं, ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं। आज हम जानेंगे उनमें इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाता है, उससे संबंधित नियमों को आज हम जानेंगे। तो आज की जो ये क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसको आप अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, नहीं तो पूरा मज़ा बिगड़ जाएगा। आप इसको पूरा अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथ ही हमारे कोचिंग के ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करें, जिसमें आपको फुली कोर्स मिलेगा और वो भी एक्साइटिंग प्राइसेस पर। और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसके डेमो वीडियोस देख सकते हैं। तो हम अब समय बर्बाद ना करते हुए सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है आज की, इसको देखें भाई। एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत हमने ऑर्बिटल्स को जाना था, हमने सब सेल को जाना था, सब सेल, और हमने सेल को जाना था, सेल यानी कोष। अब चूंकि कोष में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं ये भी हमने अध्ययन कर लिया था बोरबरी के नियम से। अब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का भरना, सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का भरना शेष है, तो उसके लिए हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल का प्रयोग करते हैं। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ सिद्धांत, ऑफ बाउ सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ सिद्धांत। देखिए, ऑफ बाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ऑफ बाउ एक जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण या रचना करना, यानी या भरना, टू मेकअप, या फिर आप कहते हैं टू फिल्ड अप। ये शब्द का मतलब है, अभिप्राय है। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम जो इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं परमाणु ऑर्बिटल्स या उपकोष में, तो ऑर्बिटल या उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी के उपकोष में प्रवेश करता है या लोवेस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल्स में प्रवेश करता है। तो भाई सबसे पहले कम ऊर्जा के, सबसे कम ऊर्जा के ऑर्बिटल्स या उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉनों का ऑर्बिटलों में या उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का भराव ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है, इसे हम ऑफ बाउ सिद्धांत कहते हैं। तो अब ये ऊर्जा का क्रम कैसे निकाला जाता है, उसके लिए बहुत ही पॉपुलर रूल्स है N+L रूल्स, N+L रूल, जिसे आप N+L नियम कहते हैं। आप इसको N+L नियम कहते हैं। ये नियम रूसी साइंटिस्ट क्लैचकोवस्की ने दिए थे। क्लैचकोवस्की, इन्होंने ये नियम दिए थे, ये वैज्ञानिक का नाम है भाई। इन्होंने N+L नियम दिया था। N का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या और L का मतलब होता है दिगंशी क्वांटम संख्या। N का मतलब होता है दिगंशी क्वांटम संख्या।
तो भाई मुख्य क्वांटम संख्या प्रायः कोष को रिप्रेजेंट करती है, कोषों की संख्या, और दिगंशी क्वांटम संख्या आपकी उपकोष को रिप्रेजेंट करती है। उपकोष के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू होती है, मतलब एल से प्रदर्शित करते हैं, तो 0 1 0 1 2 3 इस तरह से इसकी वैल्यू होती है। और कोष को आप एन से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से इसकी वैल्यू होती है। तो आप जिस उपकोष की ऊर्जा पता करना चाहते हो, दो उपकोषों की ऊर्जाएं पता करना चाहते हो, तो आप उनके लिए n+l योगफल निकालते हैं। जब आप उनके लिए n+l योगफल निकालते हैं, तो जिसके लिए n+l योगफल कम आता है उसकी ऊर्जा कम होती है, जिसके लिए ज़्यादा आता है उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो किन्हीं दो उपकोषों के लिए या किन्हीं दो उपकोषों में जिस उपकोष के लिए n+l योगफल यानी कि उसकी मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या का योगफल जिस उपकोष के लिए कम होता है उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होती है, और जिस उपकोष के लिए n+l योगफल जितना अधिक होता है उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होती है। ये आपका n+l पहला नियम है भाई। तो मान लीजिए सपोज कि आपको दिया है 3D दिया है और 4s दिया है। अब इलेक्ट्रॉन पहले 3D में, पर इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा जी, बड़े बड़े एग्जाम्सों में पूछ दिए जाते हैं, वनडे एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं कि भैया कहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे, कौन सा उपकोष संभव है, कौन सा उपकोष संभव नहीं है। यहाँ ये भी आपका यहीं से बनता है कि 2f, जैसे कहते हैं 2f संभव है कि नहीं है। तो ये सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट हो जाती हैं। तो देखिए 3D लिखा है, आगे 3 लिखा है, इसका मतलब n=3 हो गया, है ना। और जब n=3 है तो आप l का मान निकालते हैं 0 1 2 तक लिखेंगे, n से एक मान कम लिखा जाता है l का, और आप नीचे लिखेंगे SPD, मतलब s उपकोष के लिए ऑलवेज l का मान 0 होता है। चाहो तो आप इसको याद रख सकते हो भाई कि s के लिए ऑलवेज l का मान 0 होता है, p के लिए ऑलवेज l का मान 1 होता है, d उपकोष के लिए l का मान 2 होता है, और f उपकोष के लिए l का मान 3 होता है। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर d लिखा है तो d के लिए ये देखिए l का मान 2 हो जाएगा, यहाँ पर l का मान 2 है। तो भाई n+l योगफल कितना हो जाएगा, 3 + 2 टोटल 5 आ जाएगा। अब इसमें आ जाइए, इसमें आपका आगे 4 लिखा है, मतलब n का मान 4 हो गया। s के लिए l का मान 0 होता है, तो ये आपका जो यहाँ पर n+l योगफल आएगा वो आएगा 4 + 0 मतलब =4। तो देखिए 4s के लिए कम आया है, तो 3D उपकोष और 4s उपकोष में 4s उपकोष के लिए n+l योगफल कम है, 4 है, और 3D के लिए n+l योगफल अधिक है, 5 है। इसलिए 3D की ऊर्जा ज़्यादा होगी और 4s की ऊर्जा कम होगी। 3D की ऊर्जा ज़्यादा होगी, 4s की ऊर्जा कम होगी, तो भैया पहले इलेक्ट्रॉन 4s में प्रवेश करेगा। परमाणु ऑर्बिटलों या उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का भराव निम्नतम ऊर्जा के ऑर्बिटलों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो मतलब आप जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का भराव ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। सबसे पहले निम्नतम ऊर्जा के उपकोष में ही इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो यहाँ पर 3D और 4s में निम्नतम ऊर्जा किसकी है, 4s की है। 3D की ऊर्जा ज़्यादा है। क्यों है ऐसा, क्योंकि 3D के लिए n+l योगफल 5 आया है, 4s के लिए 4 आया है। तो n+l योगफल जिस उपकोष के लिए जितना कम होगा उसकी ऊर्जा उतनी ही कम होगी। ये n+l रूल का पहला नियम है, पहला पॉइंट है क्लैचकोवस्की के अनुसार। अब हम दूसरा नियम जानते हैं कि भाई दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम ये है कि सपोज 2 ऑर्बिटल्स दिए हों और दोनों 2 उपकोष दिए हों और दोनों उपकोषों के लिए n+l योगफल एक समान आ जाए। तो यदि 2 उपकोषों के लिए
n प्लस l योगफल एक समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है या उस उपकोष की ऊर्जा कम होती है जिसमें n का मान कम होता है। तो जब n प्लस l योगफल बराबर आ जाए तब आपको n की वैल्यू देखनी है, स्मॉल n की वैल्यू देखनी है कि स्मॉल n का मान किस में कम है, ये आपको ध्यान देना है। तब आप जो है इसको क्लियर करेंगे। स्मॉल n की वैल्यू आपको फिर देखनी है भाई, स्मॉल n की वैल्यू। तो देखिए मान लीजिए हम उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मान लीजिए 3D दिया है, 3D दिया है और 5s दिया है, 3D दिया है और 5s दिया है। अब इसमें पूछ दिया जाए या 3D है तो आप 5s ना लिख के मान लीजिए 4p दिया है, 5s से भी आप सिद्ध कर सकते हैं। ये आपके पास दो कोष दिए हैं, 3D है और 4p है। अब यहाँ पर देखिए भैया n का मान 3 है और यहाँ पर l का मान 2 है d के लिए। यहाँ पर आपका n का मान 4 है और यहाँ पर l का मान 1 है p के लिए। तो अब यहाँ पर आपका n प्लस l आ जाएगा 3 प्लस 2 बराबर 5। यहाँ पर n प्लस l आ जाएगा 4 प्लस 1 बराबर 5। तो देखिए n प्लस l योगफल दोनों के लिए समान आ रहा है, 3D और 4p दोनों उपकोषों के लिए n प्लस l योगफल एक समान है। अब किसकी ऊर्जा कम होगी, किसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, जिसमें n का मान कम होगा। तो n का मान इसके लिए कम है 3D के लिए, तो भैया 3D की ऊर्जा कम होगी और 4p की ज़्यादा होगी, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 3D में भरा जाएगा। तो n प्लस l नियमों की सहायता से आप उपकोषों की ऊर्जाओं का क्रम निकाल सकते हैं और उसी क्रम में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। ये अफबाऊ सिद्धांत कहता है। तो अफबाऊ सिद्धांत की सहायता से आप उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों को भर सकते हैं। अब आप इस क्रम को कैसे ध्यान रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, उस चीज़ को भाई समझ लेते हैं कि कैसे आप इसको ध्यान रखेंगे कि कौन सा उपकोष पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, किस तरह से हम विन्यासों को सीखें, उसके एक्सेप्शनों को किस तरह से सीखें। तो भैया सबसे पहले आप क्रम को कैसे सीखेंगे उस पर बात करते हैं, देखते हैं उसका तरीका कि किस तरह से आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं। तो देखिए 1 2 ऐसे 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आपने गिनती लिख ली 1 2 3 8 तक, और इसमें आपने पूरी लाइन में s लिख दिया। मतलब ये 1s हो गया, 2s हो गया, 4s 5s 6s 7s 8s। अब आपने एक ऊपर छोड़ दिया तो यहाँ 2 से स्टार्ट कर लेते हैं भाई। 2 3 बिल्कुल ठीक सामने लिखना आपको, 4 5 6 7 एक नीचे छोड़ दिया। इसमें आप P लिख लेते हैं, इसमें आप P लिख लेंगे। इसके बाद आप एक ऊपर फिर छोड़ देंगे, 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, 3 4 5 6 एक नीचे छोड़ देते हैं। इसमें आप D लिख लेते हैं, D। अब आप एक फिर ऊपर छोड़ते हैं तो 4 5 इसमें आप F लिख लेते हैं, F। इस तरह से किया। अब यहाँ से आपको प्रवेश करना है और हर बार आपको बाहर निकल के फिर अंदर से प्रवेश करना है। ये देखिए किस तरह से, ये अंदर से हर बार आपको जाना है, बाहर निकल के भाई अंदर से जाना है। इस तरह से बाहर निकल के अंदर से जाना है तो ये आपका क्रम आ जाएगा। ये आपको हर बार अंदर से जाना है। तीरों पर गौर करें किस तरह से आपको ये तीर लगाने हैं। बाहर निकल के आपको हर बार बैक से जाना है, बैक अंदर से जाना है। और ये आपका 4F के बाद 5D 6P 7S और फिर आप अंदर से जाएंगे 5F 6D 7P 8S। ये आपका किसी भी अभी तक जो तत्व हैं 8 है, उनके विन्यास में नहीं आता है।
क्योंकि 8S आने का मतलब है 8 कक्षाओं का होना, और 8 कक्षाएं होने का मतलब है 8 आवर्त का होना। आपकी आवर्त सारणी में अभी 7 ही आवर्त हैं, ठीक है। 7 आवर्त तक का विन्यास के तत्व हैं ज्ञात अभी तक, तो इसलिए यहाँ तक आपका कंप्लीटली 7P तक पूरा कंप्लीटली विन्यास बन जाता है। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का आप विन्यास बनाएंगे तो 7P तक आता है मैक्सिमम। तो देखिए अब ये क्रम निकल आया, ऊर्जा का 1S से अधिक ऊर्जा है 2S की, 2S से अधिक ऊर्जा है 2P, फिर उसके बाद 3S, 3P, फिर आपका आता है 4S, फिर आता है 3D, फिर आपका आता है 4P, फिर आता है 5S, इसी क्रम में है ना 5S, फिर आपका आ जाता है 4D, फिर आता है भाई 5P, और उसके बाद आ जाता है आपका 5P के बाद 6S के बाद आपका जाएगा 4F, फिर आएगा आपका 5D, फिर आएगा आपका 6P, और फिर आ जाएगा 7S, और उसके बाद आएगा 7S के बाद 5F, और फिर आ जाएगा आपका 6D, और फिर आएगा आपका 7P। ये आपका क्रम निकल आया। मिला सकते हैं 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, है ना, 3P, फिर 4S, फिर 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, यहाँ तक। यह आपने इस तरह से ऑर्डर निकाल लिया। इसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप विन्यास बनाते हैं। आप इलेक्ट्रॉनों को इनके ऊपर लिखते हैं, उपकोषों के ऊपर। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम, पिछले एक वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रॉन्स बताए थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का तो उसको ज़रूर देखें पहले, तभी बात आप पूरी समझ में आएगी। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाइए या आई बटन पर क्लिक करिए और उस वीडियो को देख लीजिए पहले। हाँ, तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। ये हमने आपको सिद्ध किया था कि ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भाई 1 ऑर्बिटल होता है, इसमें आपका 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें आपके 7 ऑर्बिटल होते हैं। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनके चक्रण स्पिन एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनों को इनके ऊपर दर्शाते हैं। तो यहाँ इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन दर्शाते जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों को जोड़ते जाते हैं। हमें जितने इलेक्ट्रॉन तक का विन्यास बनाना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उतने ही तक का हम बना लेते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम विस्तृत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या SPDF इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुई बात? तो आप इसको कुछ इस तरह से लिखते हो भाई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, इस तरह से आप इनको लिखते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को भरते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को जोड़ते जाते हैं। 2, 2, 4, 6, 10, 12, 6, 18, मतलब यही 18 इलेक्ट्रॉन का विन्यास आपने लिख दिया है। 18 इलेक्ट्रॉन का विन्यास, ये 18 क्रमांक आर्गन का आपने विन्यास लिख दिया है। ठीक है, जब बड़े बड़े विन्यास लिखते हो तो यहाँ तक के विन्यास को आप ऐसे आर्गन का लिखा, अक्रिय तत्व का लिखा होता तो उसको अक्रिय तत्व को बड़े कोष्टक में लिख के आप आगे का विन्यास शो कर देते हो। निकटवर्ती अक्रिय तत्व के विन्यास को आप बड़े कोष्टक, अक्रिय तत्व को बड़े कोष्टक के अंदर लिख देते हैं, तो वहाँ तक का वो विन्यास कंप्लीटली माना जाता है। क्योंकि अक्रिय तत्वों में सभी कोशिश पूर्ण रूप से भरे होते हैं। समृद्ध कोश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है, इनका सभी कक्षाएं भरी होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना लंबा चौड़ा चित्र बनाएंगे, फिर इन क्रमों को याद करेंगे या इस चित्र को ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आप हमारी एक टिप्स जान लीजिए। हम एक आपको फंडा बताते हैं कि आप इसको किस तरह से सीख सकते हैं, वो भी बिना किसी चित्र के, बिना किसी
तरीके के आप उसको आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप समझ लीजिए कि किस तरह से आप सीख सकते हैं। उसके लिए आपको ये चित्र भी नहीं बनाना पड़ेगा और ना ये क्रम आपको याद करने की आवश्यकता है। और अगर फ्यूचर में उसको थोड़ा बहुत भूल भी जाओ तो आप उसे n+l रूल से चेक भी कर सकते हैं। तो आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं भाई। तो इतनी जो है एक शानदार तरीका समझ लेते हैं भाई, बिल्कुल शानदार टिप्स के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप इस क्रम को हमेशा हमेशा के लिए सीख सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए आप इसको सीख सकते हैं। तो भाई ध्यान से इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन तो हम बता ही चुके हैं, एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोष के बारे में। कोष, देखिए कोष की जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो कोष की संख्या होती है और कोष में उपकोष बराबर होते हैं। उपकोष कैसे होते हैं भाई? बराबर होते हैं। इसलिए अगर आपके पास एक कोष है तो उसमें एक उपकोष होगा। अगर आपके पास 2 कक्षाएं हैं तो उसमें 2 कोष, दूसरी कक्षा मतलब 2 उपकोष होंगे। तीसरी कक्षा में आपके 3 उपकोष होंगे। मतलब आप उपकोष को आप जो है कोष के बराबर ही मानते। जितने कोष होते हैं परमाणु में उतने ही उपकोष होते हैं। तो अब मान लीजिए L बराबर 1 है तो उसमें N बराबर 1 है, कोष की संख्या 1, पहली कक्षा, तो उसमें केवल एक ही उपकोष होगा, वो होगा S, जिसे आप लिखेंगे 1s लिखेंगे। और अगर आपका N बराबर 2 है तो उसमें 2 उपकोष होंगे, 2s और 2p, 2s और 2p, 2 उपकोष होंगे। अगर आपकी कोष है 3 तीसरी तो उसमें तीन उपकोष होंगे, 3s 3p 3d। और अगर आपकी कोष है चौथी तो उसमें 4 उपकोष होंगे, 4s 4p 4d और 4f, इस तरह से। तो भैया इस तरह से आपको ध्यान रखना है। 5वें में भी आपको fi तक बनाना है, अभी यहीं तक का प्रमाण है भाई। तो 5s2 5p ना, इलेक्ट्रॉन ना भरें, और 5d और 5f। देखिए ये हमने टिप्स नहीं बताई है अभी, ये जनरल बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि भैया S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P में 6 भर सकते हैं, D में 10 भर सकते हैं, F में 14 भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं वो जानना है तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए। इसके बाद कोष, जैसे पहली कक्षा है तो उसमें केवल S होगा, दूसरी कक्षा है तो उसमें S और P होंगे, तीसरी कक्षा है तो S P D 3 होंगे, चौथी कक्षा है तो 4 उपकोष होंगे, S P D F, 5वीं है तो भी 4 उपकोष होंगे, S P D F। ये जनरल बात है जो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब आप स्टार्ट करते हैं विन्यास है। तो विन्यास में देखिए बेटा जी, आपको P के बाद S उपकोष भरना है, वो भी अगली कक्षा का। P आपका आया, P उपकोष आया, 2P आ जाए, 3P आ जाए, 4P आ जाए, 5P आ जाए। जब भी आपका P उपकोष आ जाएगा आप आगे S उपकोष को भरेंगे। जो S उसमें ना आया हो अगली कक्षा का आप S भरेंगे। जैसे ही आप P के बाद S लिख देंगे आप पीछे देखेंगे कि कौन कौन से कोष अभी इनकम्प्लीट हैं। मतलब जिन जिन कोषों में उपकोष नहीं लिखा है उनको आप क्रम से एक एक उपकोष आगे बढ़ा देंगे। इतनी सी शॉर्ट ट्रिक है, इतनी सी ट्रिक को आपको फॉलो करना है। आप होल लाइफ कभी भी जीवन में आप बहु सिद्धांत या SPDF विन्यास को आप नहीं भूल सकते हैं, इस क्रम को कभी नहीं भूल सकते हैं। केवल एक बार समझने का अच्छे से प्रयास कर लें। तो देखिए P के बाद आपको S लिखना है। जैसे ही P के बाद S लिख जाए फिर आपको पीछे देखना है कि कौन कौन सी कक्षाएं अभी इनकम्प्लीट हैं, मतलब कौन कौन सी कोष में सभी उपकोष नहीं आ पाए हैं। तो जिन जिन कोषों में उपकोष पूरे नहीं आ पाए हैं इसके हिसाब से जो जितने जितने होने चाहिए तो उनको आप क्रम से
एक एक उपकोष आगे बढ़ाएंगे। क्रम का मतलब पहले छोटी कक्षा को एक उपकोष आगे बढ़ाओगे, फिर बड़ी कक्षा को एक उपकोष आगे बढ़ाओगे, फिर उससे बड़ी कक्षा को एक उपकोष आगे बढ़ाओगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका फिर से पी आ जाएगा और फिर पी के बाद आपको पुनः एस लिखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं तो बेटर आपको समझ आएगा। तो देखिए 1s2 ऐसा कर दिया 1s2, इसके बाद 2s2 2p6 है, क्योंकि ये पहले में केवल s होता है और दूसरे में आपका s और p होता है, s और p होता है। तो 1s2 लिख दिया, फिर 2s2 लिख दिया, 2p6 कर दिया। अब आ जाइए तीसरे में, तो तीसरे में हो जाएगा 3s2 3p6। देखिए p आ गया। अब आपको p के बाद s लिखना है तो आपको चौथी कक्षा का लिखना पड़ेगा 4s2। अब आपने p के बाद s लिख दिया है, यहाँ पर गौर करिए। तो अब आपको पीछे देखना है, तो पीछे भैया तीसरी कोष अभी खाली है। तीसरे में s हुआ है, p हुआ है, तीसरे में तो d तक होता है ना, s p d तीनों होते हैं तीसरे में। देखिए 3s 3p 3d। अब इसको आप एक उपकोष आगे बढ़ा दीजिए, तो 3p के बाद आ जाएगा आपका 3d 3d 10। अब तीसरी आपकी बढ़ गई। अब आपकी चौथी शुरू हो चुकी थी, इसको बढ़ाओ एक आगे, s के बाद p तो आ जाएगा 4p6। इलेक्ट्रॉन भी हम भरते जा रहे हैं, अभी किसी एक विन्यास का बनाना उद्देश्य नहीं है, अभी पूरे क्रम का सीखना हमारा उद्देश्य है। अभी विन्यास हम नहीं बना रहे हैं, किस किस का बनाएं, जिसका बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर जितने का इलेक्ट्रॉन हमारे पास हों। ठीक है, तो आप देखिए p फिर आ गया, 4p आ गया। अब फिर से p आ गया तो भैया s आना चाहिए। अब तो s 4s तो लिख चुका है, अब आपको 5s2 कर देना है। 4s लिख चुका है, अब आप 5s2 कर देंगे। जैसे ही आपने 5s2 कर दिया है, अब आप देखिए बैक में फिर से देखिए, तीसरी कंप्लीट हो चुकी है d तक, चौथी आपकी इनकम्प्लीट है, 4s हुआ, 4p हुआ। अब आपको क्या कर देना है, 4p के बाद आ जाएगा 4d 10। अब आप सोच रहे हो कि 4 में तो f भी है, लेकिन आपको एक बार में एक ही उपकोष, एक ही कदम आगे बढ़ना है, दो कोष इकट्ठे नहीं बढ़ाओगे किसी भी कोष के। तो आपने एक ही बढ़ाया 4p के बाद कर दिया आपने 4d। ठीक है, अब 4d हो गया, चौथी भर गई। अब 5 में देखिए, 5 में 5s शुरू हो गई है, इसको आगे बढ़ाओ तो आ जाएगा आपका 5p6। फिर p आ गया, तो फिर से p आ गया, तो भैया ऐसा आना चाहिए। तो 5वें का ऐसा आप भर चुके थे, 6वें का भरोगे 6s2। अब जैसे ही आपने 6s भर दिया, पीछे देखिए 4d अभी खाली है आपकी, और 5p खाली है, 6s तीनों खाली हैं। क्रम से एक उपकोष बढ़ाओ तो 4d के बाद आ जाएगा 4f आ जाएगा, और 5p के बाद आ जाएगा आपका 5d आ जाएगा। 6s के बाद आ जाएगा 6p, फिर से p आ गया, p के बाद s आना चाहिए तो 7s2। फिर देखिए चौथी तो पूरी हो गई है कंप्लीट, 5वीं खाली है, 6वीं खाली है, 7वीं खाली है। क्रम से एक बढ़ा दीजिए तो 5d के बाद आ जाएगा आपका 5f। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका 6p के बाद 6d, और इसके बाद आपका आ जाएगा 7p6। तो इस तरह से आप इसको सीख सकते हैं, p के बाद s लिखकर, और फिर पिछले कोषों को एक एक उपकोष बढ़ाकर आप इसका विन्यास बना सकते हैं। तो आज की हमने इस क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को जाना, और इसके बाद आपका एक और रूल्स है हुंड का रूल्स, पाउली का रूल्स हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हुंड्स लॉ है एक, हुंड का नियम क्या है? हुंड का नियम ये है कि किसी भी उपकोष के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे आपके 4 उपकोष होते हैं s p d f, तो हुंड ने क्या बताया, जैसे मान लीजिए s उपकोष है तो उसमें एक ऑर्बिटल होता है, जैसे मान लीजिए p उपकोष है तो उसमें आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं,
जैसे मान लीजिए डी उपकोष है तो उसमें आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए एफ उपकोष है तो उसमें आपके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो हुंड ने बताया है कि आप जो है इलेक्ट्रॉनों को एक एक भरेंगे, पहले एक उपकोष के ऑर्बिटलों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मतलब किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में जहाँ तक संभव हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। मतलब अधिकतम का मतलब एक एक भरोगे आप, जब तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम आएगी। तो आपने यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन भरा तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 आई। तो परमाणु उपकोष के ऑर्बिटलों में जहाँ तक संभव हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए और उनके चक्रण समदिश होने चाहिए, पैरेलल, एक ही दिशा में हो, पैरेलल हो, समदिश हो। मतलब आप इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से भर सकते हैं, इस तरह से एक ही दिशा में, या फिर आप इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से भर सकते हैं, इस तरह से भर सकते हैं भाई। एक ही दिशा में चक्रण होने चाहिए आपके, एक ही दिशा में ऐसे चक्रण होने चाहिए। आप इलेक्ट्रॉन को अर्ध तीर या पूर्ण तीर से शो कर सकते हो। ये भराव भी बिल्कुल सही है और ये भराव भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से भरा, चक्रण चेंज किया, तो ये भराव गलत है। और अगर आपने इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से भरा, पहले ही से जोड़ा बना दिया, तो ये भी क्या है, गलत है। ये चीज़ हुंड ने बताई थी। ये हुंड का नियम परमाणु कक्षकों पर, परमाणु ऑर्बिटल्स पर भी लागू होता है और अणु कक्षक यानी अणु ऑर्बिटल्स पर भी लागू होता है। तो किसी उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन जहाँ तक संभव हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम हो और उसके चक्रण समदिश हों, पैरेलल हों, एक ही दिशा में हों। या फिर हम इसको दूसरे प्रकार से कह सकते हैं कि उपकोषों के ऑर्बिटलों में, उपकोष के ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों के युग्मन की क्रिया, युग्मन मीन्स जोड़ा बनने की क्रिया, युग्मन की क्रिया, जोड़ा बनने की क्रिया, युग्मन की क्रिया यानी जोड़ा बनने की क्रिया तब तक प्रारंभ नहीं होती है जब तक कि समस्त ऑर्बिटलों में, उस उपकोष के समस्त ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए, तब तक उसमें युग्मन की क्रिया प्रारंभ नहीं होती है। इसे हुंड का नियम कहते हैं। तो अब अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम पाउली अपवर्जन सिद्धांत जानेंगे, जो बहुत उसके एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग जानेंगे और इसके अलावा और आगे भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये। फ्यूचर में हमेशा हर एग्ज़ाम में, हर वनडे एग्ज़ाम में ये काम आता है। बेसिक केमिस्ट्री के माना जाता है ये जो है टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इस तरह से अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करें। और इसी तरह का हमारा शानदार कोर्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल ऐप साधना केमिस्ट्री कोचिंग को आप इंस्टॉल कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।